दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन तथ्यात्मक प्रश्नों के अध्यायवार संकलन के अंतर्गत इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम के अनुरूप इसका रंग नहीं होता है। आप जान लीजिए कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी यानी ऑरेंज होता है। चंद्रयान प्रथम चंद्र कक्ष में कब पहुंचा था? तो उत्तर है 8 नवंबर 2008 को। दोस्तों चंद्रयान प्रथम जो कि भारत का चंद्र मिशन था, ये 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, भारत के चंद्र मिशन के प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये चंद्रयान प्रथम था। और चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? आपको बताना है। तो उत्तर है एम वनिता। दोस्तों वरिष्ठ वैज्ञानिक एम वनिता चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। चंद्रयान 2 की मिशन निदेशिका कौन है? तो ये आप जान लीजिए, रितु करिधल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिशन डायरेक्टर जो हैं वो रितु करिधल हैं, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम वनिता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से? तो ये आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा जिस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था, वो प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो ये था GSLV Mk3M1। तो ये बहुत ही उन्नत श्रेणी का और शक्तिशाली उपग्रह प्रक्षेपण यान था GSLV Mk3M1, जिसको कि चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा प्रयोग में लाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? तो ये मून एक्सप्रेस नाम रखा गया है चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना को। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान, इसको मार्स आर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। और देखिए इसको भारत ने यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है। तो ये सही नहीं है। और मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता पाई है। तो इसमें से कथन 1 और कथन 3 सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी अंतरिक्ष यान सेंझाऊ 7 के बारे में सही कथन क्या है? तो उत्तर है, इसमें कुल 3 अंतरिक्ष यात्री थे। इसको लॉन्ग मार्च 2F नामक रॉकेट से छोड़ा गया था और पहली बार चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया था और अंतरिक्ष यात्री सकुशल पृथ्वी पर लौट आए थे। ये चीनी अंतरिक्ष यान सेंझाऊ 7 के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की है, जो क्या है? तो एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है मिसियस नाम की, जिसको कि चीन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये है जाक्सा, जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। CNES जिस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है वो है तो फ्रांस। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है दोस्तों CNES। अगला प्रश्न है, नासा की जेट प्रपोल्सल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो आप जान लीजिए कि ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पासाडेना। पासाडेना कहाँ पर है आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पासाडेना जो है ये कैलिफोर्निया USA में है।
याद रखिएगा, पासाडेना कैलिफोर्निया यूएसए में है और ये लॉस एंजलिस की एक सिटी है। और आप जान लीजिए कि यहाँ पर नासा की जेट प्रपोल्सन लेबोरेटरी स्थित है। अगला प्रश्न है ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 GL10 जिसका हाल में समाचारों में उल्लेख हुआ है, ये क्या है? तो ये नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है ग्रीस्ड लाइटनिंग 10। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन जिस धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया था वो कौन सा है? तो ये था टेम्पल 1। टेम्पल 1 एक धूमकेतु था जिसके लिए नासा का डीप इम्पैक्ट मिशन जो है भेजा गया था। अगला प्रश्न है फिनिक्स, रोजर, फ्लोरिडा और जॉन केनेडी में से नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम क्या है? तो ये है फिनिक्स। दोस्तों नासा का जो मंगल ग्रह यान है उसका नाम फिनिक्स है। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर कौन सा था? तो ये था स्पिरिट। दोस्तों स्पिरिट रोवर ये मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी रोवर था। अगला प्रश्न है मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति में से वह ग्रह जो जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो ये है मंगल। दोस्तों मंगल ग्रह जो है ये जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में क्या शामिल है? तो जल, जिप्सम और मीथेन। जल वहाँ पर दोस्तों बर्फ के रूप में है। जल, जिप्सम और मीथेन ये मंगल ग्रह पर पाए गए हैं जहाँ पर जीवन के लक्षण या वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बृहस्पति में से जिन ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है वो कौन सा है? तो मंगल और बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों नासा की ऑब्जर्वेटरी जिसने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है, तो ये है सोफिया। सोफिया नासा की एक ऑब्जर्वेटरी है, इसने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अमेरिकी पत्रिका साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वह ग्रह जहां एक विशाल भूमिगत झील का पता चला है तो ये मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतरिक्ष यान डिस्कवरी जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था, इसके ईंधन टैंक को भरा गया था किससे? तो ये द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का मिश्रण भरा गया था डिस्कवरी अंतरिक्ष यान के ईंधन टैंक को। अगला प्रश्न है वह जानवर जो 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो ये लाइका नाम की एक कुतिया थी जिसे 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये थे अमेरिकी नील आर्मस्ट्रांग। इन्होंने पहली बार चंद्रमा पर अपना पैर रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया था कब? तो ये तिथि देखिए 21 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 अंतरिक्ष खोज के लिए छोड़ा गया था। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 क्या है? तो दोस्तों सेलिन 1 का चंद्र मिशन जो है सेलिन 1 ये जापान द्वारा प्रक्षेपित है। अगला प्रश्न है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। दोस्तों जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। तो ये दोस्तों ये आपका सही कथन है। और रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन के साथ ले जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल अब कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से निर्विघ्नता के साथ क्यों उड़ सकते हैं? तो आप जान लीजिए दोस्तों समताप मंडल जो होता है उसके निचले भाग में बादल और जलवाष्प नहीं होते हैं और समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है। अगला प्रश्न है जेट हवाई यान के नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी निर्दिष्ट व्याख्या कैसे हो सकती है? तो आप जान लीजिए कि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है
और नीचे के स्ट्रेटोस्फियर में लंब रूपी यानी वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं, इसलिए जेट हवाई यान बहुत शीघ्रता और आसानी से नीचे के स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में उड़ सकता है। अगला प्रश्न है, जेट इंजन कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्ट्रेटेलाइट क्या होता है? तो याद रखिएगा, स्ट्रेटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है, इसको स्ट्रेटेलाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थुम्बा एक स्थल है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का ये केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये केरल में है। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो आप जान लीजिएगा, पुलिकट झील के निकट स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। और फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ भारत के अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर? तो श्रीहरिकोटा में। आइए देखिए, स्थानों का सही सुमेलन करना है। काकरापार दोस्तों, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है काकरापार में। पोखरण ये परमाणु बम विस्फोट स्थल यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग रेंज है पोखरण। थुम्बा ये राकेट प्रमोशन केंद्र है, यहाँ से भारत के राकेट छोड़े जाते हैं। और श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैलीलियो परियोजना क्या है? जो हाल में चर्चा का विषय थी। तो आप जान लीजिए, गैलीलियो परियोजना यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। अगला प्रश्न है, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना प्रयोजन है। तो गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, ये लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना एलिशा परियोजना गुरुत्वीय तरंगों के संसूचन के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। अगला प्रश्न है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और थानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसको संदर्भित करता है? तो ये लीजा यानी इवोल्व्ड एलिजा को संदर्भित करेगा, जो कि विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष परियोजना अंतरिक्ष एंटेना परियोजना है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक ताप किसे कहते हैं? तो उत्तर है -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। दोस्तों, न्यूनतम या अत्यंत न्यून तापमान जैसे क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमित में अत्यंत न्यून तापमान यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। और निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं किस चीज़ को? तो द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में निम्न तापी इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन ये प्रयोग में लाते हैं। इसमें द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है किसमें? तो स्पेस शटल में। और दोस्तों, रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? तो आप जान लीजिए, रॉकेट नोदकों के रूप में द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन और मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जान लीजिए कि रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, कौन सा कथन सही है, इसमें आपको बताना है। रीसेट 2 उपग्रह कक्षा में PSLV C12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, सही है। एक दूसरा उपग्रह अनुसेट भी PSLV C12 कक्षा में छोड़ा गया, इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था, सही है। अनुसेट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है और रीसेट 2 एक खोजी उपग्रह है और देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है। तो ये सभी कथन 1, 2, 3, 4 सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपग्रहों और उनके प्रक्षेपकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, इनसेट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेशों से छोड़े गए, ये सही नहीं है। PSLV का प्रयोग IRS श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया गया।
भारत ने जीएसएलवी के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया और 2001 में छोड़े गए जीएएसटी में अंकीय प्रसारण और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भार यानी पेलोड है। तो 2, 3, 4 आपके सही हैं। इनसेट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेशों से छोड़े गए हैं, ये कथन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों की मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। तो याद रखिएगा पीएसएलवी और जीएसएलवी। तो पीएसएलवी मुख्य रूप से पृथ्वी के संसाधनों की मॉनिटरिंग में उपयोगी जो है उपग्रहों को छोड़ने में, और जीएसएलवी का प्रयोग संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, SLV-3, RS-D1, IRS-1D और इनसेट 2D में से कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? तो SLV दोस्तों, SLV-3 जो है ये अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, GSLV-D2 जो हाल में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया है, ये स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। अगला है, शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसेट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया है। ये उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था तो 20 सितंबर 2004 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था। कहाँ से? तो फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से GSAT-8 का जो है प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया है किसके लिए? तो सैन्य संचार के लिए GSAT-7 का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन BHUVAN जो हाल में चर्चित रहा, ये क्या है? तो दोस्तों, भुवन इसरो का पृथ्वी विषयक पोर्टल है जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण दिनांक के साथ नीचे दी गई है। इनका सुमेलन करना है। GSAT-2 8 मई 2003 को, GSAT-4 15 अप्रैल 2010 को, GSAT-5P 25 दिसंबर 2010 को और GSAT-12 दोस्तों 12 जुलाई 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। इनमें से कौन से उपग्रह अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे थे? तो आप जान लीजिए कि इसमें GSAT-4 और GSAT-5P ये अपनी कक्षा में पहुंचने में अब विफल रहे थे। अगला प्रश्न है, वह उपग्रह जो 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, तो याद रखिएगा ये था GSAT-10। और अगला प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वह रॉकेट वाहन जिससे इसरो ने GSAT-6A उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये है GSLV-F8। इसके द्वारा इसरो ने GSAT यानी GSAT-6A उपग्रह अपना लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। GS पॉइंटर श्रृंखला के अंतर्गत तथ्यात्मक अध्यायवार संकलन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे के वीडियो में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।